नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, बिहार चुनाव में एसआईआर का मुद्दा तो गरमाया हुआ है। अभी हालांकि लंबी प्रक्रिया उस पर चलेगी, लेकिन अब बात आती है कि सीट शेयरिंग किस तरह से होगा। खास तौर पर आज हम बात करेंगे एनडीए की कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, किस सीट के साथ कौन सी पार्टी चुनाव में उतरेगी और इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे। और जो मांग उठ रही है तमाम एनडीए के छोटी छोटी पार्टियों की तरफ से, क्या उतनी सीट मिलती दिखाई दे रही है और किस तरह से अब सीट शेयरिंग को लेकर दबाव की राजनीति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को ही लेकर है। तो बातचीत और चर्चा आज इसी पर होगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभात पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, देखिए, एसआईआर का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। वो तो अभी निपटते निपटते कहाँ जाएगा वो तो अभी देखने वाले हैं। निपट गया है। अब तो देखिए चुनाव में उतरने की बारी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर है। अब एनडीए की अगर बात की जाए, दो बड़ी पार्टियां तो हैं, चलिए बीजेपी और जेडीयू अपनी अपनी तरफ से बातचीत कर लेंगी, लेकिन इस बार जो छोटी पार्टियां हैं वो भी बहुत उम्मीद के साथ इनकी तरफ देख रही हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के बीच में? जी देखिए नीलू, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेके अनौपचारिक तौर पे बातचीत शुरू हो गई है। ठीक है। एक दो बैठकें भी हो रही हैं, दिल्ली से पटना तक, पटना से दिल्ली तक नेताओं का आना जाना और सीट शेयरिंग को लेके एक प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो चिराग पासवान निभा रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई बयान देकर, कभी प्रशांत किशोर की तारीफ करके, कभी खुद को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट करके, तो ये चल रहा है। देखिए बेसिकली इसमें है क्या कि मतलब 2020 के सिनेरियो से थोड़ा सा अलग होगा इस बार का विधानसभा में, बिहार विधानसभा में एनडीए की सीट शेयरिंग। शुरुआत हम 20 से ही करते हैं, उसके बाद हम फिर अभी आते हैं कि जी उसको और इसको लेकर किस तरह से हो सकती है, देखिए स्थितियां किस तरह से बन सकती 2020 में एनडीए का जो में चार पार्टियां ठीक थी। है। हाँ। मतलब बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी मुकेश साहनी वाली जो अभी महागठबंधन के साथ हैं। कुछ खटका हुआ, कुछ खटका हुआ 2020 के बाद 2025 आते आते वो महागठबंधन की गोद में जाके बैठ गए हैं। और एक थी हम, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जो मांझी की पार्टी है। मांझी अभी संतुष्ट दिख रहे हैं, एक मात्र सांसद है, 2024 में जीत कर आने वाले अपनी पार्टी से और केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो उनको भी लेके कोई बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं दिखती है। मुकेश साहनी अभी हैं नहीं एनडीए के साथ। तो जेडीयू और बीजेपी, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत लंबे समय से चली आ रही है, 2005, 10, 15, 20 और अब 25। तो इनमें भी नहीं। लेकिन जो बीच में एंट्री हुई है ना, मतलब आप कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हुई है, आप कहिए कि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, मतलब एलजेपी आर की जो एंट्री हुई है, तो ये में अलग चुनाव लड़े, जो 2020 में अलग थे और अभी 25 में साथ में आ रहे हैं। तो ये एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है गठबंधन में। अब प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है आप ये देखिए कि चिराग की डिमांड है कि 30 सीटें विधानसभा में, 30 टिकट, 50 भी आ रही हैं, अब कहीं कहीं 50 भी है। नहीं, उसमें मैं आ रहा हूँ आपको, ये पूरी सुनिए। 30 प्लस एक राज्यसभा की सीट, वो अपनी माँ रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाह रहे हैं। अच्छा। ये मतलब उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है निगोशिएशन टेबल पे कि 30 विधानसभा की सीटें आप दे दीजिए और एक राज्यसभा दे दीजिए, तो इतने में मान सकते हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पे एक ट्रिक है। देखिए जो गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, तो मुख्यतः दो ही पार्टी, जेडीयू और बीजेपी, आपस में सीटों की बात कर रही है। बाकी ये छोटी पार्टियां जो हैं, इनसे बीजेपी अकेले डील कर रही है। कह रही है कि भैया हम जेडीयू के साथ तो हम ही बैठेंगे टेबल पे बातचीत के लिए, हम दो लोगों के बीच की बातचीत होगी, आप लोगों से जो भी बात करनी है हम अलग अलग बातचीत करेंगे आपसे। तो बीजेपी ये इस कोशिश में है कि अगर राज्यसभा हम देते हैं, अगर, तो हम ये कम करेंगे। हाँ, बीजेपी ने मूड बनाया हुआ है, 18 से 22 सीटों का एक रेंज तय किया है कि 18, 19, 20 या 21, 22 ये सीटें देंगे। लेकिन अगर राज्यसभा हम देते हैं तो इसको थोड़ा और कम करेंगे, क्योंकि बीजेपी इसके लिए हवाला दे रही है 2020 के उनके रिजल्ट को। जो चिराग का रिजल्ट था 2020 का, कि एलजेपी अलग लड़ी एनडीए से,
कई सीटों पर लड़ी थी लेकिन जीती सिर्फ एक। तो बीजेपी प्रदर्शन वही अच्छा नहीं वही रहा। आईना दिखा रही है कि भैया ये देखिए 2020 का आपका ये रिजल्ट है, उसके हिसाब से हम आपसे बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं। तो आप 18 से 22 हमने सोचा हुआ है, ये सिर्फ उसके लिए। लेकिन अगर आप राज्यसभा की डिमांड करते हैं तो हम इसको और कम करेंगे। ठीक है, हाँ। अब मांझी एक फैक्टर है, मांझी भी अपनी उम्मीद बनाए हुए हैं कि मैं पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलें। 2020 में मांझी सात और पीछे हमने सीटों देखा पर बिल्कुल लड़े प्रभा थे। जी कि मतलब मुद्दों को लेकर भी चिराग पासवान और मांझी दोनों इस बात से है कि कौन कितने बड़े मुद्दे और कौन कितना बड़ा हितैषी, जी इसके आधार पर भी सीट मांगने को लेकर मतलब एक तरह से कह बेसिकली लीजिए देखिए ये है क्या कि मुद्दे के आधार पर कि भी सीट मांगा जा सीट रहा है। शेयरिंग के लिए जब भी बातचीत शुरू होती है ना, हर पार्टी अपना मैक्स रखती है, हाँ, जितनी औकात है। बिल्कुल, मतलब एक हाँ। टर्म आप कह सकती हाँ, हैं हाँ। कि जितनी स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज़्यादा की डिमांड रखती है कि ताकि निगोशिएशन, घटते, हाँ निगोशिएशन पे आते आते कुछ हमारी बात रह जाए। अब जैसे मांझी का ही है कि आप हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 2020 में 7 सीटों पर लड़ी थी। इस बार भी बीजेपी ये एनडीए में ये चल रही है चीज़ें कि उनको 7 से 9 सीटें एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसमें एक ये है जो मैंने पहले ही कहा कि 24 में जीत कर आने वाले अपनी पार्टी से एकमात्र सांसद हैं, वो भी केंद्र में एक अच्छे मंत्री बिल्कुल मिल गया अच्छे उनको, पोर्टफोलियो पे बढ़िया, हैं। हाँ। तो अब उनके बेटे को राज्य सरकार में मंत्री बनाने और इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी उनसे सीट शेयरिंग पे उस हिसाब से बात कर रही है कि भाई संतोष सुमन को हम मंत्री बना देंगे, सीटें लेकिन हम आप हमारे हिसाब से रखिए। तो ये एक है, हाँ, एक फैक्टर। उसमें अब अगला फैक्टर आता है कुशवाहा का। हाँ, बिल्कुल। कुशवाहा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पिछली बार 2020 में कुशवाहा ने अलग एक थर्ड फ्रंट बनाया हाँ, था, हाँ, हाँ। जिसमें कि बीएसपी, एमआईएम और कुशवाहा की पार्टी थी। कुशवाहा वहाँ थर्ड फ्रंट बना के लड़े कई सीटों पर, लेकिन नतीजा सिफर, हाँ, जीरो। और वोट काटने का एक वोट तरह से काटने का वोट काटने का काम हुआ उस तरह। बीएसपी का आपको नतीजा सबको पता है। हाँ। एमआईएम का खेल वहाँ था, एमआईएम ने अपना खेल किया और महागठबंधन का खेल बिगाड़ा। सीमांचल की 20 सीटों पर एमआईएम लड़ी थी, 5 जीती, बिल्कुल। 15 पे नतीजे प्रभावित किए हैं उसने। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक तो कुशवाहा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। और कुशवाहा के लिए अब ये है कि कुशवाहा को भी बीजेपी जो है वो थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के मनाने की कोशिश में है कि भाई हम जो दे रहे हैं उतने पे मान जाओ, हाँ। उसको हम कहीं और से कंपनसेट करेंगे। तो ठीक है। कुशवाहा के लिए भी बीजेपी ने वही 7 से 9 सीटों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय कर रखा है। हाँ, हालांकि ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ और एक स्पेकुलेशन है, अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई है। कह रहे 15 अगस्त तक शायद चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी अब मतलब ये कहा जा रहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक में जो है अनाउंसमेंट हो सकती है। तो 7 से 9 सीटें मांझी के लिए भी, 7 से 9 सीटें कुशवाहा के लिए भी, दोनों को। मांझी ऑलरेडी मंत्री हैं। जैसे आपने पूरा बता दिया किसको कितना सीट मिल सकता है, जी। हालांकि क्लियरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चिराग पासवान को हमने पिछले कुछ दिनों में बिहार में सक्रिय देखा जी। और जिस तरह की उनकी डिमांड है, क्या एनडीए अपनी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मांझी और इनका तकरार भी देखा, कुशवाहा भी अपनी, ठीक है, वो अपनी तरफ से निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या चिराग, मांझी सबको सेटिस्फाइड कर पाएगी? जी देखिए, नहीं नीलू, हमेशा सेटिस्फाइड कोई नहीं होता है। बीजेपी भी अगर 243 सीटों पे जाएगी ना, तो भी उसको लगेगा कि यार 2-4 और मिल पिछली जाए। बार जेडीयू से कम सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, बिल्कुल। इस बार भी देखिए ये एक अंडरस्टैंडिंग है बिहार में कि जेडीयू हमेशा बीजेपी से एक सीट भी ज़्यादा हो। इस बार भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भले एक सीट भी ज़्यादा हो, लेकिन जेडीयू अपने पास एक सीट ज़्यादा रखेगी बीजेपी से। अगर अब यही आंकड़ा ही मैं खोल दे रहा हूँ जो स्पेकुलेशन चल रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से है कि 101 सीटों पे बीजेपी प्लान कर रही है, तो 102 सीटों पे जेडीयू का प्लान है। अच्छा, भले हाँ, एक सीट ही ज्यादा हो लेकिन हो, हाँ। क्योंकि जेडीयू बिहार में अपने आप को बिग ब्रदर मानती है। बिल्कुल। सेंटर में एनडीए में वो छोटे भाई की भूमिका में है केंद्र में, लेकिन बिहार में वो बिग ब्रदर है।
आप देखिए उठा के ना कि 2015 अरे भाई, और वो भी 2020 क्यों में ना, जहाँ जाते हैं नीतीश कुमार वहाँ अपनी सरकार बनाते हैं। 2020 में 115 सीटों पे हाँ, जेडीयू लड़ी हाँ, थी, बिल्कुल। 110 पे बीजेपी थी। 2015 में खैर अलग उन्होंने चुनाव लड़ा, महागठबंधन के साथ आके लड़े थे। वहां पे तेजस्वी ने इनको एज नहीं दिया था। 101 सीट नीतीश के पास थी 2015 हाँ, में, और आरजेडी आरजेडी भी 101 सीटों पे लड़ी हाँ, थी। तो तेजस्वी ने वहां पे एज नहीं दिया इनको। हालांकि उस समय तेजस्वी तो अभी एंटर हो रहे हाँ, थे। नहीं। लालू ने वो जो हाँ। डील की थी, तो उसमें ये था कि 2015 की बात हाँ, मैं हाँ, बता रहा हूँ कि 101 जेडीयू, 101 आरजेडी और बाकी की 41 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उसमें से रिजल्ट भी अच्छा रहा था इन लोगों का। 101 में से 71 सीट जेडीयू जीती थी, 80 आरजेडी और 27 सीटें कांग्रेस लेके आई थी 2015 में। तो वो तो अब अगर गठबंधन सही तरीके से चला होता तो 2020 में नतीजे कुछ और होते, लेकिन नीतीश कुमार का आपको पता ही है कि कई बार वो पलटी मारते हैं। तो 2015 से 20 के बीच उन्होंने पलटी मारी और 20 में एनडीए के साथ आ गए। आप यही देखिए, अगर 2010 का आप अगर देखें तो 2010 में 141 और 102 का हिसाब था। 141 सीटों पे जेडीयू लड़ी थी और 102 सीटों पे बीजेपी लड़ी थी। और अपना अब तक का बिहार में बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी और जेडीयू ने दिया था 2010 में, कि 243 सीटों में से 206 सीटों पे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए थे। उसमें से 115 जेडीयू का था और 91 जो है वो बीजेपी का था। इस बार बीजेपी अपने 2010 के 206 के प्रदर्शन को उसको बेंचमार्क बना के उससे आगे टारगेट सेट किया है 225 का। एनडीए का टारगेट है ये 2025 के लिए, कि 2025 में 225 का टारगेट हमको अचीव करना है, और उसके लिए सीट शेयरिंग में भले जो भी चेंजेज करने हों वो करेगी। तो आप जो रिसर्च में देख रहा था कि कैसे क्या बातचीत चल रही है किधर, तो उसमें बीजेपी 101 सीट, ठीक है, जेडीयू 102 सीट, 203 सीटें ये निकल गई। अब बच रही हैं आपके पास 38 सीटें। 38 सीटों में ये अपने सारे सहयोगियों को समेटने के मूड में हैं। अब 38 में से तेजस इनके लिए चिराग के लिए इन्होंने 18 से 22 सीटें रखी हैं, उसको थोड़ा बहुत कम बेस कर सकते हैं। और मांझी और कुशवाहा के लिए 7 से 9 सीटों का टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है कि भाई 22 अगर वो होता है और 9 दूने 18, तो 40 सीटें ये और 203 वो, तो 243 का आंकड़ा ये फिट बैठ रहा है कि इतने पे लड़ेंगे। अब एक ट्रिक है, एक मतलब आप उसको कहिए कि 11th आवर पे हो सकता है कि ये चेंजेज हो जाएं, कि साहनी अलग आ जाएं, फिर साहनी अच्छा, एनडीए में आ जाएं। अच्छा। क्योंकि 2000 उस पर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 2020 में मतलब साहनी का सब कुछ तय हो गया कि तेजस्वी के साथ, मतलब महागठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन अचानक तेजस्वी की जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां सीट शेयरिंग अनाउंस होनी थी, वहां से मुकेश साहनी उठ के निकल जाते हैं नाराज होकर, और उसके बाद बीजेपी ने उनको कहा कि भैया आप आइए, हम आपको दे रहे हैं सीट। तो 11 सीटें बीजेपी ने उनको दी थी उस समय, अपने कोटे में से कुछ इधर उधर करके, और कुछ मतलब समझ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के साथ 11 सीटें दी थी, उसमें से 4 उन्होंने जीती। ठीक है। इस बार भी बीजेपी वो एक मार्जिन लेके चल रही है कि अगर 11th आवर में साहनी, विकासशील इंसान मोर्चा वाले वीआईपी, अगर साहनी कुछ इधर उधर होते हैं, तो उनके लिए भी हम अपनी छोटी पार्टियों की सीटों में से और कुछ अपने में से दे सकते, गुना भाग करके हम उनको एडजस्ट करेंगे। मतलब अभी तक एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला ये चल रहा है इसमें। और मतलब बीजेपी हमेशा जीत की प्रोबेबिलिटी के आधार पर सीट फॉर्मूला तय करती है। ठीक है, ये तो है। और देखिए, जीत को लेकर ही कहते हैं ना कि इसलिए तैयारी बहुत दिन पहले से शुरू कर दी जाती है। बातचीत भी हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से इस बार का अगर चुनाव देखा जाए, बहुत सारी ऐसी नई नई पार्टियां भी उतरी हैं, ठीक है, चुनावी मैदान में। ये समीकरण तो बीजेपी की तरफ से, लेकिन आप, AIMIM, बाकी सब हैं, कितनी बड़ी चुनौती सभी के लिए मानते हैं। और दूसरी ये बात कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो इस बार तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहेगी और उनके कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। ये देखिए, बीजेपी ने बिहार में बहुत लंबा इंतजार किया है नीलू, और स्वाभाविक है कि आप अभी
74 सीट लेके दो डिप्टी सीएम पे संतुष्ट बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। 43 सीट वाली जेडीयू बड़ी जो है संयम वो बरते हुए हैं। संयम बरते हुए हैं। 43 सीट वाली जेडीयू जो है वो मुख्यमंत्री पद संभाले हुए है। इससे पहले भी मतलब जब 2015 वाला जो इक्वेशन इनका गड़बड़ हुआ था उस समय भी ये नीतीश और इन सब के साथ मिलके इन्होंने, इनका ये था कि भाई आरजेडी सत्ता से बाहर रहे, उसके लिए हम अपने समझौते को तैयार हैं। लेकिन इस बार ये डिमांड कार्यकर्ताओं की भी है और बड़े नेताओं ने भी कई बार ये संकेत दिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और दूसरा सवाल एक ये भी रैली नई मुझे याद आती हाँ, है हाँ, अमित शाह की, पटना की एक रैली याद आती है हाँ, जो उन्होंने 2022 में जब इनके साथ ये हुआ, 22-23 की बात है शायद, उन्होंने कहा था पटना में कि 2025 में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। हाँ, उस मतलब समय बीजेपी बहुत आला ज्यादा कमान तलखी भी, नीतीश कुमार से। बीजेपी आला कमान ने ये करीब करीब मूड बना लिया है कि इस बार जो है मतलब इन के प्रकार जेडीयू के लोगों के लिए चिंता की बात हो गई, जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर आने वाला समय बीजेपी की मुख्यमंत्री का होगा। लेकिन एक सवाल जो सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें नई पार्टियां कितनी बड़ी चुनौती हो सकती हैं? जी देखिए, नई पार्टियों के तौर पे अगर देखें तो एक प्रशांत किशोर की एंट्री है जो बिल्कुल नई होगी इस विधानसभा चुनाव में। इससे पहले एंट्री है, हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि बिहार में, देखिए दिल्ली का सीन अलग था। दिल्ली में सब कुछ अलग है, ज्योग्राफी अलग है, डेमोग्राफी अलग है, वोटर्स मूड अलग है। बिहार में ये सारी चीज़ें बिल्कुल उलट हैं। आम आदमी पार्टी वाली भूमिका में वहाँ पे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी हो सकती है, लेकिन जन सुराज पार्टी वोट में कितनी कन्वर्ट होगी और वो वोट में अगर कन्वर्ट भी होती है तो विनिंग फैक्टर कितना होगा ये मतलब कहना मुश्किल है अभी। हालांकि पिछले साल 2024 में जो 4 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें उसका एनालिसिस मैं देख रहा था तो कई सीटों पे मतलब 4 सीटें थी उसमें, एक सीट पे तो उन्होंने 23% वोट गैदर किया था। 23% वोट उनको मिला। बाकी 3 सीटों पे 10 से 11% वोट उनको मिले हैं और इसने जीत के मार्जिन को मतलब ये जीत के मार्जिन से ज़्यादा वोट इनके पास थे। वहाँ भी कई इक्वेशन इन्होंने बिठाए कि अब जहाँ 23% वाली वोट की बात है, मुझे वो सीट ध्यान नहीं आ रहा है कि तरारी थी या इमामगंज थी, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक फैक्टर ये था कि इन्होंने पासवान कैंडिडेट उतारा और एनडीए और महागठबंधन ने महादलित कैंडिडेट उतारा। उस इलाके में महादलित और पासवानों के बीच का जो रिफ्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लैश है, वो बहुत मैटर करता है। वो वोटिंग में दिखा, रिफ्लेक्ट हुआ वोटिंग में कि इनको 23% वोट मिल गए। 23% वोट मायने रखते हैं विधानसभा चुनाव में, वो भी प्रशांत किशोर की एकदम नई नवेली पार्टी की। भाई 2 अक्टूबर 2024 को ही तो उन्होंने पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। हालांकि वो मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आजकल चिराग का भी दिल आया हुआ है उन पे। चिराग भी उनको मतलब अगर कहीं से कोई तलखी होती है एनडीए में तो सब कह रहे हैं उसी तरफ। हाँ, हो सकता है इसमें। देखिए लेकिन एक चीज और है, इसके अलावा आप एमआईएम की बात देख लीजिए। एमआईएम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीमांचल के 4 जिले जो हैं जहां मुस्लिम आबादी आपकी मोर देन मतलब किशनगंज में 68-70% के अराउंड है, कटिहार पूर्णिया वगैरह में भी वो मोर देन 40% है मुस्लिम आबादी। वहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव है इनका। मतलब पिछली बार 5 जीते, ठीक है, 4 कहीं और चले गए, एक तो अभी है 20 में से 5 जीत के आप लेके आए, 25% आपका स्ट्राइक रेट रहा। इस बार उसी स्ट्राइक रेट को देखते हुए और जो पिछली बार महागठबंधन का खेल खराब हुआ देखते हुए तेजस्वी की कोशिश है कि ओवैसी आ जाएं। लेकिन ओवैसी अपनी डिमांड्स पे अड़े हुए हैं। अगर ओवैसी आ जाते हैं महागठबंधन के साथ तो एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो एनडीए को एक थोड़ा सा एज मिलता दिखेगा महागठबंधन के मुकाबले सीमांचल के इलाके में खास तौर पे। और ओवैसी खुद ही मूड बना रहे हैं कि अगर हम कहीं नहीं गए, महागठबंधन में वो 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं,
और कह रहे हैं कि अगर तो नहीं अकेले गया मैं बागियों किसी के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे फिर तो। वो 50 से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। तो देखिए आज एनडीए की सीट शेयरिंग की हमने बात की, हालांकि देखिए एक एक बार मैं आपको हाँ, समअप दे दूं कि बिल्कुल, ताकि हाँ। व्यूअर्स के उसमें आ जाए, जहन में आ जाए। 2025 के लिए जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से जो स्पेकुलेशन है, जो एक प्लान दिख रहा है एनडीए में, बीजेपी 101 ठीक है। सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 102 सीटों पर लड़ सकती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब जो चिराग वाली पार्टी है उसके लिए 18 से 22 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी एनडीए में इनको मिल सकती हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो मांझी वाली पार्टी है उसके लिए 7 से 9 सीटों का बताया जा रहा है कि 7 से 9 सीटें बीजेपी दे सकती है, एनडीए दे सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसके लिए भी 7 से 9 सीटों का। और एक संभावना बनती दिख रही है, अगर मुकेश साहनी लास्ट मोमेंट पे पलटी मारते हैं और एनडीए की तरफ आते हैं तो ये छोटी पार्टियों में से बीजेपी कुछ उनको भी एडजस्ट करेगी। जैसा कि पिछली बार 2020 में 11 सीटें दी थी बीजेपी ने, हो सकता है इस बार 11 न दे, थोड़ा कम हो, तो ये छोटी पार्टियों में से 2-4 सीटें इधर उधर करके ये बिठाएगी। ये 2025 का वो दिख रहा है नीलू। तो देखिए ये मोटा मोटी आंकलन है कि किस तरह से एनडीए में सीट का बंटवारा होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि वो तो बाद में तय होगा कि बीजेपी और जेडीयू अगर बैठती है और फिर उसके बाद कितनी कितनी सीटें किसको किसको मिलती है, छोटी पार्टियों के साथ किस तरह से निगोशिएट किया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो सीट का आंकलन प्रभात जी लेकर आए कि देखिए इतनी इतनी सीट मिलेगी और उसके बाद किस तरह से निगोशिएशन होता है बाकी पार्टियों के साथ, तो ये बड़ी बात है। क्या इससे जो छोटी पार्टी है एनडीए की वो सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि देखिए कोई पूर्ण तरीके से तो सहमत नहीं होता है, लेकिन फिर भी किस तरह से एनडीए अपनी पार्टियों के साथ इसे मनाने की कोशिश किया करेगी और सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला निकाला जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रभा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी बस इतना ही, आगे और भी बिहार के चुनाव से संबंधित जो तमाम बातें हैं, जो आंकड़े हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, वो तमाम हलचल लेकर हम रोजाना आपके पास आते हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।